Okay, so let us start uh, lecture 3 of unit 3. इससे पहले हम लोगों ने जहाँ तक लेक्चर 2 तक पढ़ा था उसमें हमने हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को इन जनरल डिस्कस किया था। और एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे दूँ कि हमने लैग्रांजियन डायनामिक्स शुरू की क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि न्यूटनियन लॉ जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है या न्यूटनियन वे ऑफ डूइंग मैकेनिक्स है वो हमें रिज़ल्ट तो बिल्कुल सही देता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि वो वेक्टर उसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक उसकी जो न्यूटन लॉज में जो इक्वेशंस आती हैं उसमें वेक्टर इन्वॉल्व हैं, फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमें डायरेक्शन वगैरह का इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके बरखिलाफ़ हमने हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन मैकेनिक्स के बारे में जानने की कोशिश की कि जो कि एनर्जी के जो मेथड्स हैं उन पे बेस कर रही हैं, और चूँकि एनर्जी स्केलर है तो वो सारी इक्वेशंस जो हैं वो स्केलर इक्वेशंस हैं। और सिलसिले में हमने पहले लैग्रांजियन डायनामिक्स का से आगाज़ किया है और फिर आगे जाके हम हैमिल्टोनियन डायनामिक्स भी पढ़ेंगे। और फिर हमने लैग्रांजियन फंक्शन लिखना सीखा जो कि बुनियादी तौर पर टी माइनस यू की फॉर्म में लिखा जाता है। और फिर हमने लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है और हमने देखा कि लैग्रांजियन इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन जो जवाब आता है वो वही जवाब न्यूटोनियन लॉस के ज़रिए से भी आता है। फिर हमने देखा कि जो हम आगे जाके देखेंगे कि जो लैग्रेंजियन है वो बुनियादी तौर पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाएगा। तो हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया और हमें पता चला कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो हैं वो बुनियादी तौर पर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ या पैरामीटर्स हो सकते हैं जो किसी सिस्टम को कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकें। और फिर हमने देखा कि ये मुमकिन है कि हमारे पास इनिशियली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा हो, लेकिन कंस्ट्रेंट्स जो लगती हैं उसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वो सिंपल पेंडुलम था, उसमें इनिशियली हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे, लेंथ यानी कि एल और थीटा, लेकिन चूंकि लेंथ फिक्स थी, ये कंस्ट्रेंट थी, तो उस वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी वो बजाय दो के एक रह गए। इसी तरह हमने देखा कि अगर एक हमारे पास अगर एक फ्री पार्टिकल है थ्री डायमेंशन में तो उसकी तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और अगर हमारे पास एन डायमेंशंस में है, हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये बेसिकली थ्री जो है वो थ्री डायरेक्शंस के लिए बुनियादी तौर पर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट करें 6 पार्टिकल्स हैं तो 6 थ्री ज़ा 18 जो है वो 18 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे हमें। लेकिन अगर वो जो पार्टिकल्स हैं वो उन पर कुछ कंस्ट्रेंट लग रही हो तो जितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट लग रही होंगी वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास अगर के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारे पास 3m माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे जो कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होंगे। वो एक मुकम्मल बट मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का सेट होगा जिसके ज़रिए से हम सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकेंगे। फिर हमने देखा वो कंस्ट्रेंट किस तरह की होती हैं, तो हमने पता चला कि हम कंस्ट्रेंट को चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं: हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, स्केलरोनॉमिक कंस्ट्रेंट एंड रेयोनॉमिक कंस्ट्रेंट। और मैंने आपको जैसे बताया कि स्केलरोनॉमिक कंस्ट्रेंट और रेयोनॉमिक कंस्ट्रेंट बेसिकली हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट ही हैं। बस फ़र्क ये है कि जो स्केलरोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें वो टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं और रेयोनॉमिक जो टाइम डिपेंडेंट होती हैं। तो आज हम इस क्लास में जो करेंगे वो नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट को ज़रा सा डिटेल में देख लेंगे और फिर आखिर में मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद स्केलरोनॉमिक और रेयोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में और बता दूंगा और उस तरह से ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा साहब, अब ज़रा देखिए नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या है। तो हमने देखा था जो हमारे पास इक्वेशन 4 थी जिसमें हमने देखा था कि f इज अ फंक्शन ऑफ सम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम इक्वल्स टू 0, या दूसरे मानों में हमारे पास जो इक्वेशन 5 थी कि ये हम हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 यानी पार्शियल f
बाय पार्शियल क्यू के एंड डी क्यू के इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट इक्वेशन 5 की फॉर्म में लिखी जाएंगी या इक्वेशन 4 के फॉर्म में। और जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट और जो कंस्ट्रेंट इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकें उन्हें हम बुनियादी तौर पर नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और वो ऐसी कंस्ट्रेंट ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखी जाती हैं जो कि इंटीग्रेबल होके हमें इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 नहीं दे सकती हैं। तो वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो ये है कि जैसे कि इक्वेशन 7 है कि सम ऑफ जो के है वो रन फ्रॉम 1 to n ए जे के डी क्यू के प्लस ए जे टी डी टी इक्वल टू 0 टी इज सम इंडेक्स। ठीक है, इसमें एज जो हैं जो कोएफिशिएंट ए जो है वो सम फंक्शन है हमारे पास क्यू और टाइम के, और जे रन कर रहा है, जे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं जो 1 2 3 अप टू m। तो ये इस तरह से लिखी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म उस फॉर्म से मुख्तलिफ है जो कि अभी हमने इक्वेशन 6 में देखी थी। ये जैसे कि ये है हमने इसको कोएफिशिएंट लिख दिया कि ये, लेकिन ये एज ए डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है हमारे पास। तो इन जनरल ये इक्वेशंस ऐसी हैं कि हम इन्हें इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएशन जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में नहीं आ सकेंगी, जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि आ रही थी। जैसे कि मैं आपको कंपैरिजन के लिए मिसाल दूं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी x dx प्लस y dy, तो इसमें इंडिपेंडेंट जो x में चेंजेस आ रही हैं वो इससे y के मुकाबले में मुख्तलिफ इससे इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आगे आइए, हम आगे आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन 7 को बुनियादी तौर पर हम इंटीग्रेट करके इक्वेशन 5 या 4 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और एक और चीज़ ये कि नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की तादाद ज़्यादा होती है और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, और ये आप चाओ की किताब है उसको इसमें आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। अब ज़रा सा अब ये नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को ज़रा सा हम मज़ीद तफसील के अंदर देखें कि इनको हम किस तरीक़े से स्टडी कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इनको स्टडी करना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड और एक डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है जो कि रोल करती हुई विदाउट स्लिपिंग फर्ज करें इधर से इधर जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसका यहाँ पे इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इस डिस्क का जो रेडियस है वो ए है। जब ये रोल करती है तो ये एंगल फाई कवर करती है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे जहाँ टच कर रही है वो एक्स वाई पॉइंट है, और जहाँ चूँकि इसका इस पॉइंट पर z तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है, तो यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, अगर हम इस डिस्क को ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें, तो ये डिस्क इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई जेड एक्सिस हैं, और इस जो डिस्क है इसके सेंटर के साथ अगर हम चाहें ये जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है उसके ऊपर हम एक नॉर्मल वेक्टर टू डायमेंशनल नॉर्मल वेक्टर हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि डिस्क इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, और जो नॉर्मल हमने वेक्टर डिफाइन किया है वो जो अबाउट इट्स एक्सिस है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वहाँ पर हमने ये वेक्टर एन डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस डिस्क पर कंस्ट्रेंट किस तरह की लग रही हैं। ठीक है, आगे चलिए। सो याद रहे कि ये डिस्क जो है इन जनरल एक थ्री डायमेंशनल बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। बुनियादी तौर पर ये डिस्क जो है वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, और इन जनरल एक रिजिड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आपको 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होती हैं।
तीन इसकी सेंटर ऑफ मास की के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और तीन ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है, जिन पे कि ये इन जनरल ये डिस्क या कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी जो है वो मूव कर सकती है। तो इन जनरल एक किसी भी रिजिड बॉडी की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3 सेंटर ऑफ मास और 3 करस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन, ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, अब ज़रा सा और इसी ज़रा सी तफसीलात में जाते हैं कि क्या डिस्क कैन बी डिस्क्राइब बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, जो कि एक्स वाई जेड हैं, एंड टू कंपोनेंट डिफाइनिंग अ यूनिट वेक्टर एन along the axis of the disk and a rotation angle phi uh, and, a, and a rotation angle phi of the disk about its axis। phi आपने समझ लिया था जो कि ये है, ठीक है, और ये एक हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट, ठीक, और दो कंपोनेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, तो ये मिलके हमारे पास 3 और 2, और ये एक कोऑर्डिनेट हमें और चाहिए होगा, वो हमारे पास थोड़ी देर में अभी आता है, ठीक है। तो इसको ओवरऑल जो डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए वो 3 यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, एक थीटा, एक फाई हो जाएगा, और एक एंगल हमें और चाहिए होगा थीटा, ठीक है, ओके। अब ज़रा और देखें कि ये डिस्क जो है वो बुनियादी तौर पर रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन द प्लेन, ठीक है, स्लिप नहीं कर रही है, रोल करती हुई जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में कि डिस्क को डिफाइन करने के लिए हमें छः कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन चूंकि हम ये अभी मान रहे हैं कि वो प्लेन के ऊपर है, तो आप देखिएगा कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लेन पर रहना उसका खुद एक कंस्ट्रेंट है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट अभी आप देख रहे हैं कि 6 से 5 रहे हैं, एक एंगल है और 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो 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 अभी आपने देखा, और अभी एक 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 कोऑर्डिनेट और आ जाएगा तो हमारे पास इस तरह नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो हैं, और चूँकि z जो है वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो अगर हम इसकी इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो बुनियादी तौर पे हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो एक्स वाई और थीटा और फाई कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो ये जो प्लेन पे होना जो है इसका वो एक कंस्ट्रेंट होगा, और एक चीज़ और जो हम रखेंगे कि ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहे, तो ये एक और कंस्ट्रेंट हो जाएगी। इस तरह ये 6 से कम होकर 4 रह जाएंगे। तो ये ज़रा सा अभी हम थोड़ी देर में जैसे जैसे आगे बात चलती है तो वो हम देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ ये किया है, मैंने आपको अभी ये बताया कि इसके 3 कोऑर्डिनेट जो हैं वो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर रहे हैं, और 3 कोऑर्डिनेट जो हैं वो इसकी ओरिएंटेशन, क्योंकि ये इसकी इस डिस्क की जब ये मूव कर रही है तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये तो जनरल कंडीशन है। अब हम इसको ये डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं कि ये डिस्क जो है वो रोल करती हुई जा रही है, और रोल करती हुई जा रही है तो इसके जो सेंटर है उसके 3 कोऑर्डिनेट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, और उस डिस्क के साथ परपेंडिकुलर उसकी जो एक्सिस है, जो डिस्क का प्लेन है उसके साथ हमने ये वेक्टर डिफाइन कर दिया, ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। अब इन जनरल 3 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इस डिस्क के परपेंडिकुलर है तो उसका z कंपोनेंट इसका जो है वो 0 है, सिर्फ उसके x और y कंपोनेंट हैं। और ये जो डिस्क है वो चूंकि रोल करती हुई जा रही है विदाउट स्लिपिंग, तो उसका ये एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल फाई आ गया। अब आगे चलते हैं, और इसके अलावा ये कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें ये जो आप समझें कि ये डिससेटिस्फाई कर रही है, तो यही कि ये प्लेन पे मूव कर रही है, तो प्लेन कांस्टेंट है, यानी कि z जो क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। तो
z इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अच्छा, बीइंग ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो इसका एन जेड कंपोनेंट इसका जो है वो 0 है, क्योंकि ये प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि स्टेइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जब वो प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर है तो एन डॉट वी जो है वो 0 होगा। आप इस चीज़ को इस तरह देख सकते हैं कि जैसे ये फिगर है, ये याद रहे कि डिस्क के सेंटर के ऊपर ये ओरिएंटेड है, एन की डायरेक्शन ये है, वी की डायरेक्शन ये है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इस तरह की शर्त पूरी हो रही है कि ये जो डिस्क है वो इस तरीके से मूव नहीं कर रही है, बल्कि वो स्ट्रेट ही मूव कर रही है, यानी कि उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होगी तो एन की डायरेक्शन चेंज होगी, वो एक्स वाई प्लेन से हट के जेड की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एन वेक्टर जो है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही ओरिएंटेड रहेगा। इस सूरत में क्या होगा, एन डॉट बी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इस बात की अलामत होगी कि डिस्क की ओरिएंटेशन सेम है और वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिस प्लेन के ऊपर चल रही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, जैसे मैंने आपको बताया था, कंडीशन जो होती है वो v इक्वल टू आर ओमेगा होती है। ओमेगा मीन्स फाई डॉट। ठीक है, तो v इक्वल टू आर, इसमें इस दफ़ा a है, फाई डॉट दरअसल एंगुलर वेलोसिटी है, a इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये क्वेश्चन 8 आप कह सकते हैं इसको। तो कंडीशन 2, ये वाली जो कंडीशन है नंबर 2, कैन बी यूज टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट एन। यहाँ से हम एक यूनिट वेक्टर जो ले रहे हैं उसको हम उसके कंपोनेंट ले सकते हैं, एन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमने कुछ और नहीं लिखा है क्योंकि ये एन यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड 1 है और z इसका 0 है, 0 कंपोनेंट है, इसमें z कंपोनेंट ही नहीं है। तो कंस्ट्रेंट 1 एंड 2, 1 क्या चीज़ है कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर चल रही है, z कांस्टेंट है, और दूसरा ये कि इसका ये ये जो हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है उसका z कंपोनेंट जो 0 है। ये दो कंस्ट्रेंट जो हैं वो हमें इस बात पे मजबूर करती है, ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो हैं वो 6 से कम हो के वो जो है वो 4 रह गया। थीटा दरअसल क्या है, ये एन जो उस डिस्क की ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर है, इसकी हम इसी कंपोजिशन हम मालूम कर सकते हैं इस कंडीशन से जो हमने अभी लगाई थी, एन डॉट वी। क्योंकि हमें मालूम है कि एन जो है वो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है, तो हमें मालूम है कि एन डॉट वी 0 के बराबर होना चाहिए, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब वी के कंपोनेंट इस तरह हों, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट उसके वी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हों। क्योंकि अगर आप इसके भी अगर सेम ही कंपोनेंट हो, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। या फिर अगर ये बीच में अगर माइनस साइन आ गया किसी वजह से तो वो तो 0 हो जाएंगे। तो जो बेहतरीन सॉरी हाँ, तो ये कॉस थीटा सॉरी ये हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएंगे। यहाँ पे जब आप उसका डॉट ले रहे हैं कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, फिर जिसका ये तो 0 है, आप चाहें तो 0 लिख लें, और ये वी साइन थीटा आई माइनस वी कॉस थीटा प्लस 0 0 के, वैसे इसका थर्ड कंपोनेंट है नहीं। ठीक है, या अगर आप इसका यहाँ ले भी लें तो चूंकि ये एन तो सिर्फ प्लेन के अंदर है तो उसका डॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसका डॉट लेंगे तो डॉट लेने की वजह से क्या होगा कि ये आपस में कैंसिल होंगे, और कैंसिल होने के बाद आपके पास जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी कॉस और यहाँ पे भी साइन आ सकता है। आप ये
थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है कि आप कंपोनेंट कहाँ से ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर चाव को देखें तो वहाँ पर इसमें जो वी के कंपोनेंट ज़रा से डिफरेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैं जो कंपोनेंट ले रहा हूँ वो उसके मुकाबले में ज़रा से मुख्तलिफ है, और मेरी इक्वेशंस के जवाब भी इस जो चाव ने दिए हुए हैं उससे ज़रा से मुख्तलिफ हैं, बट आर्गूमेंट मेरा बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह के कोऑर्डिनेट या इस तरह से एंगल डिफाइन करें कि यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन आना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप उसका डॉट लें तो आपके पास जवाब ज़ीरो आ जाए। क्योंकि जब आप अगर फर्स्ट करें आपने यहाँ पे कॉस ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि वी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वी को आप बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास वन माइनस वन होके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वो भी सही होगा, गलत नहीं है। तो हम वी एक्स को लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल टू वी साइन थीटा, और वी एक्स जो है वो लिखा जा सकता है ए वी की, हमें मालूम है वी किसके बराबर है, वी बराबर है ए टाइम्स डी फाइव बाई डी टी साइन थीटा। और वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी को अगर हम ड्रॉप कर दें तो हमारे डी एक्स इक्वल टू ए डी फाइव साइन थीटा आ गया। और फिर उसके बाद इसी तरह हमारे पास डी वाई है, वी वाई इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, तो वी वाई को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ए डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे मैं टी लिखना भूल गया हूँ, तो प्लीज़ टी लगा लीजिएगा यहाँ पे, इट शुड बी टी हेयर, ठीक है। तो ये डी टी और डी टी यहाँ से आ रहा है, वो हम ड्रॉप कर देंगे, तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए डी फाइव कॉस थीटा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 11 और 12 आई हैं, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये क्लियरली हमें ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे जो इसके अंदर वेरिएशन हो रही है उसमें डी वाई हमारे पास चेंज हो रहा है एज जो है वो डी फाई जो है वो चेंज हो रहा हो इसी तरह, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा भी हमारे पास मौजूद है, प्लस डी एक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ जो है वो डी फाई भी जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब इसके कई तरीक़ों से लोगों ने इसको जो है वो आर्गूमेंट किया है, जैसे कि आपकी किताब है उसको सिर्फ इस तरह से कह देती है कि जो चाव में जो एग्जांपल दी हुई है ज़रा से डिफरेंट तरीके से, लेकिन एग्जांपल यही है कि डी एक्स और डी वाई जो चेंजेस हैं एक्स और वाई में, और जो कि डिपेंड कर रही हैं जो कि डी डी थीटा और सॉरी डी फाई के अंदर जो कि चेंजेस हो रही हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन हम इस चीज़ को एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम उसको समझना चाहें कि ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली हैं 11 और 12, वो हम उन्हें कम्प्लीटली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे पास, जो इत्तेफाक है कि आपके चाव ने नहीं लिखी है, और वो ये है कि हम अपने इस वन नोट की तरफ जाते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है कि ये हमारे पास एक्स वाई जेड है और ये डिस्क है जो कि रोल करती हुई जा रही है, ठीक है। और अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो ये डिस्क इसको मैं यहाँ से एक मिनट हटाता हूँ, यहाँ से हमारे पास आर्गूमेंट जो मैं देने वाला हूँ उसमें इसकी जगह नहीं रहेगी। तो ये कि देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ये डिस्क मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये इसके वेक्टर एन है, ठीक है। अच्छा ये परपेंडिकुलर, अच्छा ये याद रहे कि देखिए ये डिस्क अगर आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये इसका फाई चेंज होता जा रहा है, ठीक है। फाई चेंज होके वो डी फाई हो रहा है, और जैसे जैसे डी फाई चेंज हो रहा है हम हमारे पास ये जो ये जो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डी फाई बाई डी टी का,
उसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी जनरेट हो रही है, तो डी फाई चेंज होता जा रहा है। तो अब अगर आप ये देखें कि ये जो डिस्क है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये डिस्क रोल करती हुई फर्ज करें कि ये यहाँ पर भी तो आ सकती है और अभी भी इसका एंड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये चीज़ यहाँ पर आई, फर्ज करें कि ये इस तरह गोल घूमती हुई यहाँ पर गई है। अब यहाँ पर जो फाई चेंज हो रहा है, ठीक है, वो एक और अंदाज में चेंज हो रहा है, लेकिन जो एंगल हमारे पास बनेगा यहाँ पर यानी कि जो एन साइन थीटा कॉस थीटा होंगे, उसके लिहाज से जो एंगल बनेगा वो, उसको अगर हम फर्स्ट करें थीटा मान लें, तो उसके बरखिलाफ अगर ये इस तरह घूम के आए, ठीक है, ये अब ये इस तरह जाके भी तो घूम के आ सकती है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर आने में जो फाई होगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा इस फाई के मुकाबले में, लेकिन थीटा सेम होगा। तो इस वजह से मैथमेटिकली स्पीकिंग ये देखा जाए कि अगर हम इसको इस तरफ से यूँ घूम के जा रहे हैं तो फाई हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ रोटेशंस डिफरेंट आएंगी, लेकिन थीटा की एक वैल्यू आ गई। उसके बरखिलाफ अगर हम इस तरीके से मूव करते हुए जा रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ फाई यानी कि नंबर, वो फाई जिस तरह से चेंज हुआ है डी फाई बाई डी टी, वो उस तरफ से मुख्तलिफ है जहाँ से इस तरफ जाने से हुआ है, लेकिन एंगल अभी भी सेम है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी लोकेशन यहाँ पे आ रही है ये यूनिक नहीं है, हम इस इक्वेशन को यूनिकली और कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम ये बात जो है वो आई मीन कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 जो जो हमने इससे पहले देखी है, मिसाल के तौर पे ये जो हमने इक्वेशन देखी थी, फॉर एग्जांपल किधर गई इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 थी और इक्वेशन 4 बेसिकली ये थी। तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके एग्जैक्टली इन फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड दैट्स व्हाई ये जो फॉर्म हमने अभी यहाँ पे ड्राइव की है ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब छोटा सा हम काम और ये कर लें कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ स्केलरोनॉमिक और रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बीट ऑन ए वायर है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो है, लेकिन ये स्केलरोनॉमिक कंस्ट्रेंट है क्योंकि इसमें टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम की कहीं पर एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है, यानी कि ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है टाइम के अंदर। मैग्नीट्यूड देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे मैग्नीट्यूड है माइनस आर स्क्वायर, ये टाइम के अंदर कांस्टेंट है, तो टाइम इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो और उसकी लेंथ फिक्स हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखी जा सकती है इक्वेशन, जो कि अगेन स्केलरोनॉमिक है, होलोनॉमिक तो है लेकिन स्केलरोनॉमिक है, टाइम इंडिपेंडेंट है। उसके बरखिलाफ अगर फर्ज करें कि एक ऐसा पेंडुलम है जिसकी कि लेंथ चेंज होती जा रही है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते 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 इसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, तो अभी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगी, लेकिन ये माइनस एल नॉट यानी पहले फिक्स जो था उसमें माइनस ए टी का जो है वो हमें इजाफा हो जाएगा। तो टाइम जैसे जैसे चलता जा रहा है ये जो है इसकी लेंथ जो है वो आप कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसका जो है वो चेंज होता जा रहा है, और आखिरकार जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी। बल्कि यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे लेंथ बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है, यानी कि ये ऑसिलेट करता जा रहा है, ये ऐसे ही एक चीज़ ऑसिलेट करती जा रही है और आप उसकी लेंथ कम करते चले जा रहे हैं। तो ये माइनस साइन जो है बेसिकली इसकी निशानी है कि आप फर्ज करें ये ऐसे ही है कि नीचे से आप कोई चीज़ ऊपर खींच रहे हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आपने कोई बाल्टी नुमा चीज़ नीचे
लटकाई हुई है, कोई सब्जी वाला आया हुआ है, उसने सब्जी डाली, अब आपने ऊपर खींचना शुरू किया तो वो ऑसिलेट करती हुई वो जो बाल्टी जो है वो जैसे आपने जो स्ट्रिंग के साथ बांधी है तो वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ लीजिए, वो समझ लेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट कर रही है, लेकिन ऑसिलेट कर रही है। ये चूंकि आप ऊपर खींच रहे हैं तो रोप की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। टाइम का फंक्शन है, आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और ऐसे ऐसे जैसे एल नॉट, जब ये चीज़ इतनी हो जाएगी कि एल नॉट के बराबर हो तो वो फिर रस्सी आप वो जो चीज़ है वो आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। अगर अगर यही साइन प्लस का होगा तो फिर ये होगा कि आप अपनी बाल्टी को या जो भी आपके पास बर्तन है या आपकी डलिया है जिसमें आपको सब्जी खरीदनी है, उसको आप रिलीज करते जा रहे हैं या जा रही हैं, और फिर वो सब्जी वाले के पास पहुंचेगी तो वो उस सूरत में वो पेंडुलम की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है बजाय डिक्रीज करने। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि लेंथ फिक्स नहीं है, ये फंक्शन है टाइम का, तो ऐसी कंस्ट्रेंट जो है वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो हैं, लेकिन वो रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हमारा वास्ता जो है जिस तरह के कंस्ट्रेंट्स के साथ पढ़ रहा है वो बुनियादी तौर पे जो है वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, और वो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। राइट, तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वास्ता जो है वो स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के साथ ही पड़ेगा, लेकिन इन फ्यू एग्जांपल्स वी आल्सो हैव टू कंसीडर रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो ये कुछ था। हमने इन तीन जो क्लासेस थी इसमें हमने जो है ये देखा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स बावजूद इस बात के कि बिल्कुल करेक्ट मैकेनिक्स है, करेक्ट रिजल्ट देती है, लेकिन समटाइम्स इट इज हार्ड टू यूज इट। इन दैट केस we have to use Lagrangian mechanics और Hamiltonian mechanics जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और उन अप्रोचेस को इस्तेमाल करने के लिए we have to use generalized coordinates, right, जो कि specific coordinate हो सकते हैं, वो लेंथ और एंगल होना जरूरी नहीं है, बल्कि any parameter that can fully describe the system we can use them as the coordinates, right। और फिर उन कोऑर्डिनेट्स में से कुछ कोऑर्डिनेट अगर वो सिस्टम फ्री है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो सिस्टम के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट लग रही हैं, रुकावटें लग रही हैं, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो कम हो जाएंगे, फिर हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे जो कि बराबर होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के। फिर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में सीखा, फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में देखा कि हमारे पास किस तरह की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, हमने हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स पढ़ी, उसकी एग्जांपल देखी। फिर हमें नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में देखा, उसकी एक एग्जांपल समझने की कोशिश की। और फिर टाइम इंडिपेंडेंट हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो कि स्केलेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं, उनकी हमने एक दो एग्जांपल्स देखी। और फिर जो हमारे पास रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट हैं, जो कि टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें क्या कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं, तो वो हमने देखी। अब आइंदा जो हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे उसमें हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स की एप्लीकेशन होंगी, और उसमें मैं बुनियादी तौर पर फोकस करूँगा जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारी जो मेन टेक्स्ट है जिसका के नाम मैंने आपको की दफ़ा बताया था, क्लासिकल डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सिस्टम, ये इसके थ्रॉन्टन की, उसको हम फॉलो करेंगे, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको हम देखेंगे, और फिर कुछ एग्जांपल्स हम जो चाओ की हैं उसको हम देखेंगे, और फिर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड है, उसको क्विकली देख के उसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो आइंदा 3 क्लासेस में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आइंदा आने वाली क्लासेस में हम जो जनरलाइज पोटेंशियल्स हैं या जनरलाइज फोर्सेस हैं
उनको हम इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारा जो 7 चैप्टर है उसका आधा हिस्सा या चाव का जो चैप्टर 4 है वो तकरीबन मुकम्मल होगा। और फिर उसके बाद हम चाव का 5वां चैप्टर या जो ये इसका जो हमारे पास थ्रॉन्टन की जो किताब है उसके 7वें चैप्टर का बाकी हिस्सा वो हम कवर करेंगे जो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। मैं अपने ये जो तीनों लेक्चर्स के लिंक फ़िलहाल तो मैं गूगल ड्राइव के ऊपर मैं रखूँगा, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। आप ये दोनों किताबें चाओ की भी और उसके थ्रॉन्टन की भी मैं उसके लिंक रखूँगा, आप अपने डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। और ये ये लेक्चर्स, ये तीनों लेक्चर्स आपके पास होंगे, प्लस जो आखिरी क्लास हुई है जिसमें हमने कुछ पुराना जो रिव्यू किया था उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद होगी। और इस और 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 अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे कोई अच्छा लगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है, तो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने सवालात नोट करके रखिएगा और जब हमारी क्लास हो मंडे को तो उसमें आप वो मुझसे सवालात पूछ सकते हैं और फिर हम इसको फर्दर हमें डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जो अगले यूनिट के लेक्चर्स हैं वो भी मैं आइंदा आने वाले वीक के अंदर वो मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप उनको भी देख सकें। ऑलराइट, so we will meet again for unit 4. Thank you very much. Allah Hafiz.